नमस्कार, हिंदी शिखा चैनल में आपका स्वागत है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी की आलोचनात्मक दृष्टि अथवा समीक्षा पद्धति के भाग 2 में हम उनकी जो समीक्षा पद्धति है, आलोचनात्मक दृष्टि है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। वाजपेयी जी ने समीक्षा सिद्धांत को लेकर कोई पृथक ग्रंथ नहीं लिखा है, किंतु उनकी आलोचनात्मक कृतियों के आधार पर उनकी आलोचनात्मक दृष्टि व सिद्धांतों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। श्री रामचंद्र तिवारी का इस संदर्भ में कथन उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो उनकी वाजपेयी जी की बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है, की भूमिका में अपना वाजपेयी जी ने दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए इन्होंने आलोचना संबंधी अपनी 7 चेष्टाओं की ओर संकेत किया है। कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन, शैली का अध्ययन, समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन, कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का अध्ययन, कवि के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का अध्ययन और काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य और संदेश का अध्ययन। इसमें जो हर बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है वाजपेयी जी की समीक्षा अथवा आलोचनात्मक दृष्टि को समझने के लिए। हम उसका बिंदुवार विश्लेषण करें तो सबसे पहले कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन से उनका क्या तात्पर्य है? उनका तात्पर्य है कि सृजन के समय रचयिता की, जो रचना करने वाला है, कि मनोवृत्ति, आंतरिक प्रवृत्ति क्या है, यह जानना एक कृति की समीक्षा करते समय आलोचक के लिए महत्वपूर्ण है। छायावाद नामक अपने आलोचनात्मक निबंध में वाजपेयी जी इसके लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बल देते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक पद्धति में व्यक्ति की मन स्थिति को दृष्टि में रखते हुए किसी विषय का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति की मन स्थिति उसके तात्कालिक देश काल और वातावरण से प्रेरित होती है। उसी के अनुसार व्यक्ति में प्रेम, द्वेष, भक्तिभाव, रोष, क्रोध, वैराग्य इत्यादि मनोवेग पैदा होते हैं। अतः वाजपेयी जी एक आलोचक के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से किसी भी लेखक, कवि की रचना का समग्र मूल्यांकन संभव है। जो दूसरी महत्वपूर्ण समीक्षा या आलोचनात्मक दृष्टि की विशेषता है वाजपेयी जी की, वह है कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन। वाजपेयी जी ने नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कलात्मक सौष्ठव के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आलोचना के अंतर्गत आलोच्य कृति जिसकी आलोचना की जा रही है, उस कृति में समाई कलात्मक तत्वों, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना शैली या अभिव्यक्तियों के संदर्भों को सम्मिलित करना चाहिए। कलात्मक सौष्ठव का अर्थ होता है सौंदर्य, है ना। तो कलात्मक सौष्ठव अथवा सौंदर्य किसी भी रचना अथवा कृति आदि में निहित तात्विक एवं मार्मिक विवेचन के आधार पर सौंदर्य परक मूल्यों का विमर्श है, जो विशेषतः साहित्य से प्राप्त होने वाले आनंद अथवा रस की समीक्षा से अभिव्यंजित होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि काव्य अथवा कला का संपूर्ण सौंदर्य अभिव्यंजना का सौंदर्य नहीं है, केवल बाहरी सौंदर्य नहीं है, अभिव्यंजना काव्य नहीं है। प्रस्तुति एक तरीका है भावों को प्रकट करने का, लेकिन वह काव्य नहीं है। काव्य क्या है? काव्य में हम ऊपर भी बताए आए हैं कि उन्होंने रस को, जो उससे आनंद प्राप्त होता है, जो भावों को जो भाव हैं वो मुख्य हैं, और अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति क्या है, वो उसको प्रस्तुत करने का एक माध्यम मात्र है। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है वाजपेयी जी की समीक्षा या आलोचनात्मक दृष्टि को लेकर, वह है शैली का अध्ययन। वाजपेयी जी ने विवेच्य व आलोच्य निबंधों में मुख्यतः समीक्षा शैली के साथ साथ विवेचनात्मक, उदाहरण, तुलनात्मक, निर्णयात्मक आग्रह अथवा निवेदन शैली को अपनाने पर बल दिया। वाजपेयी जी की समीक्षात्मक दृष्टि व्यवहारिक समीक्षा का उच्च आदर्श प्रस्तुत करती है। व्यवहारिक आलोचना में रचनात्मकता, यथार्थवादिता और साध्य पर बल दिया जाता है, जबकि सैद्धांतिक आलोचना में विचार का बिंदु यह रहता है कि साहित्य का मानदंड शास्त्रीय है या ऐतिहासिक। वाजपेयी जी ने दोनों आलोचना के बिंदुओं में समन्वय कर, जो सैद्धांतिक आलोचना है और जो व्यवहारिक आलोचना है, दोनों में समन्वय किया है और इसमें रसवाद व स्वच्छंदता का समन्वय किया। उनका स्पष्ट मत है कि मेरी निष्पत्ति यह है कि रचनात्मक साहित्य ही सिद्धांतों की सृष्टि के लिए उपादान बन सकता है। इसके विपरीत कोई सिद्धांत किसी रचनात्मक कलाकृति की ओर किसी विवेचना को अनुशासित नहीं कर सकता है। अर्थात आप सिद्धांत बना दीजिए, यदि उसे व्यवहारिक रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त न हो तो वो सिद्धांत जो है वो उपयोग या उसका सदुपयोग संभव नहीं है। तो उनका कहना है कि जो रचनात्मक साहित्य है, जो रचनाएं की जाती हैं, उनमें सैद्धांतिक की तुलना में जो व्यवहारिकता है वह ज़्यादा आवश्यक है।
इसके बाद चौथा बिंदु जो उनकी आलोचनात्मक दृष्टि के संबंध में महत्वपूर्ण है वह है समय, समाज व उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन करना। वाजपेयी जी के अनुसार आलोचक के लिए यह भी आवश्यक है कि वे समय, समाज व उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन करें। किसी भी आलोच्य कृति की का समग्र जब विश्लेषण करें तब इसको भी महत्वपूर्ण माना उन्होंने। उनका मत है कि काव्य विवेचन के लिए मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। भक्ति काव्य की अब तक की गई समीक्षाओं को अधूरी बताते हुए वह लिखते हैं, यदि आप केवल एक बिंदु ले लें कि भक्ति काव्य की जो समीक्षाएं की गई तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि जब तक नई मनोवैज्ञानिक पद्धति से भक्ति काव्य की विवेचना नहीं की जाएगी तब तक मध्यकालीन काव्य को साहित्य में वह स्थान प्राप्त नहीं होगा जिसका वह अधिकारी है। मध्य युग की सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति का इस काव्य में कितना वर्णन किया गया है तथा यह काव्य भारतीय संस्कृति के आकलन में कितना समर्थ था अथवा संस्कृति एवं कला के विकास में तथा जन जागरण में उसका कितना योगदान था और उस काल में सामाजिक अभिरुचि किस प्रकार की थी, इन सब तथ्यों का आकलन मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाए जाने पर ही संभव है। अर्थात अगर आप कोई भी कृति आपने ली है तो आपको यह भी देखना होगा कि वह किस समय में किन सामाजिक परिस्थितियों में ली गई और उनसे कवि ने क्या प्रेरणाएं ली, तब आप उस कृति का, उस रचना का संपूर्ण रूप से आलोचनात्मक विवेचन करने में समर्थ होंगे, ऐसा वाजपेयी जी का मानना है। और इस काल में सामाजिक अभिरुचि किस प्रकार की थी, इन सब तथ्यों का आकलन मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाए जाने पर ही संभव है। इतिहास, दार्शनिक मान्यताओं, कवि लेखकों के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उनके मानसिक स्तर के आकलन, तत्कालीन प्रचलित साधना पद्धतियों का सम्यक अनुशीलन किए बिना भक्ति काव्य की संपूर्ण आलोचना संभव ही नहीं है। स्पष्ट है कि न केवल भक्ति काव्य वरन सभी कालों में रचित काव्य साहित्य के काव्य हो अथवा गद्य हो, कोई सभी जो साहित्य रचा गया है कि कलात्मक व सांस्कृतिक स्थान का निर्धारण वाजपेयी जी मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक समीक्षा दृष्टि से ही संभव मानते हैं। ऐतिहासिक इसलिए आवश्यक है क्योंकि समाज उस समय क्या था, क्या परिस्थितियां थी उसकी, सामाजिक क्या थी, राजनीतिक क्या थी और वह समय क्या था और उससे क्या प्रेरणाएं ग्रहण की थी, जो जब लेखक ने, जब रचयिता ने अपने काव्य अथवा गद्यात्मक रचनाएं रची हैं। तो ये समीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। इसके बाद जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु वाजपेयी जी की समीक्षा दृष्टि के अंतर्गत आता है वह है कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का अध्ययन, कि कवि का जीवन क्या रहा है और उसका उनकी रचनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। यह भी जब आलोच्य कृति हो जो हो उसके संदर्भ में उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है कवि के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का अध्ययन। वाजपेयी जी का मत है कि कवि की जीवन दृष्टि, मन स्थिति तथा काव्यात्मक क्षमता के विवेचन हेतु उसके अध्यात्मवाद की सामाजिक व दार्शनिक राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करना होगा। तभी एक आलोचक द्वारा जो आलोचना की जाएगी किसी कृति की वह एक समग्र प्रभाव डाल पाएगी। सातवां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य और संदेश का अध्ययन, कि वह काव्य जो जनजीवन है उसके साथ किस तरह सामंजस्य बैठा पाता है, वह क्या संदेश प्रदान कर पाता है। यह देखना भी आलोचक का महत्वपूर्ण कार्य है जब वह किसी कृति की आलोचना करता है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वाजपेयी जी की समीक्षात्मक दृष्टि गहरी, संयमित और शालीन है। उनका स्पष्ट मत रहा है कि महान कला कभी अश्लील नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य के अंतर्गत यह प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि यह श्लील है अथवा अश्लील है। तो इस प्रश्न को उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया। उनका कहना है कि यदि कोई कृति आलोचना के आधार पर उत्कृष्ट उतरी है तो इसका तात्पर्य है कि वह अश्लील नहीं है, क्योंकि महान साहित्य कभी भी या महान कला कभी भी अश्लील नहीं हो सकती है। वह वाद मुक्त आलोचक रहे, वे किसी भी एक वाद से बंधकर नहीं रहे। वह घोषणा करते हैं वाद पद्धति पर चलने का नतीजा साहित्य में कृत्रिमता बढ़ाना, दलबंदी फैलाना और साहित्य के निरपेक्ष रूप को क्षति पहुंचाना हो सकता है। अर्थात अगर एक वाद से जुड़ गए हैं तो फिर उसका ही पक्ष लेना होगा। यह जो आलोचक है उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसका कार्य है निरपेक्ष रूप से उसका कृति का आलोचना करना। अतः वाद मुक्त रचना रहना वाजपेयी जी ने अधिक उचित समझा। सौष्ठववादी धारा को पूर्ण रूप से हिंदी समीक्षा क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्थापित करने वाले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का आलोचना के क्षेत्र में हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने अनुभूति, अभिव्यक्ति, नैतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता के मध्य समुचित समन्वय कर अपनी आलोचनात्मक दृष्टि में
भारतीय रस सिद्धांत, अलंकार शास्त्र तथा पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के महत्व